हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी पीसी में सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए पूरी बुक के महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है ना। यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है ना, क्योंकि इस वीडियो में हम 1 घंटे के अंदर ही पूरी किताब को ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। जो आपके 29 मार्च को होने वाले पेपर में बहुत सारे प्रश्न आपको इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेटिना। जो प्रतिबिंब बनता है ना वो किस पे बनता है, रेटिना पर बनता है, जिसे हम दृष्टिपटल भी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, हीरा में, कांच में, जल में या केरोसिन में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हीरा में, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पछमावी द्वारा या परतारिका द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, पछमावी द्वारा होता है, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एक अश्व शक्ति बराबर होती है, ऑप्शन नंबर ए 726, 736, 740 या 756। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 740, ठीक है ना। नेक्स्ट है, किसी चालक में धारा की प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह होता है, ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, प्रोटॉन के द्वारा, न्यूट्रॉन के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, जनित्र, गैल्वेनोमीटर, अमीटर या मोटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जनित्र, ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्न में से नवीकरणीय संसाधन नहीं है, कोयला, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। देखो आंसर क्या पूछा, नवीकरणीय संसाधन नहीं है, क्या नहीं है, कोयला नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोयला, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा या कोयला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक परत पराबैंगनी विकिरण अल्ट्रावायलेट को पृथ्वी पर आने से रोकती है, क्लोरीन परत, ओजोन परत, ऑक्सीजन परत, हाइड्रोजन परत। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओजोन परत, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, ऑप्शन नंबर ए घास, गेहूं, आम, ऑप्शन नंबर बी घास, बकरी, मानव, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी बकरी, गाय, हाथी, ऑप्शन नंबर डी घास, मछली और बकरी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, घास, बकरी और मानव। नेक्स्ट है, किस सन से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी, ऑप्शन नंबर इसका सी से ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। 1980 से क्या हुआ था, ओजोन की जो परत थी उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आने लगी थी, ठीक है ना। नेक्स्ट है, कॉलीफॉर्म जीवाणु पाया जाता है मानव के यकृत में, अमाशय में, आंत्र में या वृक्क में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंत्र में पाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, किस नदी पर टिहरी बांध बना है, गंगा नदी पर, ऑप्शन नंबर डी ठीक है ना। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, दिल्ली से, जयपुर से, टिहरी व गढ़वाल क्षेत्र या हरिद्वार से। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे इंपोर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनके बारे में, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को चित्र की सहायता से समझाइए, ठीक है ना। सबसे पहले हमें इस परावर्तन के नियम लिखने हैं। पहला नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं, ठीक है ना। ये होती है, आप देखो इस चित्र में आप समझ सकते हो, ये है आपकी आपतित किरण, ये होती है आपकी परावर्तित किरण और ये है अभिलंब। तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, ठीक है ना। अगला रूल है, आपतन कोण, ये वाला, ठीक है ना, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये वाला, ठीक है ना, कि ये बराबर होते हैं, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। तीसरा रूल है, परावर्तित विकिरण की आवृत्ति एवं चाल अपरिवर्तित रहती है, बदलती नहीं है, ठीक है ना, अपरिवर्तित रहती है। तो आप इस डायग्राम को बना सकते हो, ठीक है ना। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन क्लियर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के सामने यदि कोई वस्तु या बिंब F1 व 2F1 के मध्य रखी
हुई है तो बनने वाली जो प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति ज्ञात कीजिए, ये पूछा है, ठीक है ना। जैसे हम डायग्राम में देखते हैं, ये वाला डायग्राम है, जब कोई बिंब या वस्तु है F1 व 2F1 के मध्य में रखी हुई है तो बनने वाला प्रतिबिंब C2 के परे बनेगा, ठीक है ना। जो 2F2 या C2 है इसके तो परे बनेगा, और कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है ना, और बिंब से बड़ा होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे दर्शाया गया है, जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो 2F2 से परे है, ठीक है ना। साइज है बड़ा या आवर्धित है, प्रकृति वास्तविक व उल्टा है। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, 32 सेंटीमीटर है। तो वक्रता त्रिज्या कितनी है, r बराबर 32 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और फोकस दूरी f आपको ज्ञात करनी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, r बराबर 2f। तो मैं फोकस दूरी ज्ञात करनी है तो f बराबर क्या हो जाएगा, r/2। r का मान रखेंगे 32/2 बराबर 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा, f बराबर 16 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हो। 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है, तो f बराबर क्या हो जाएगा, -2 मीटर, ठीक है ना। अवतल लेंस है इसके लिए ये क्या हो गया, अवतल लेंस है इसलिए -2 मीटर हो गया, ठीक है ना। इसमें हमें लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है, तो लेंस की क्षमता बराबर p बराबर 1/f बराबर 1/f का मान रखेंगे -2, ठीक है ना। तो p बराबर -0.5 डायप्टर हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है नोट लगा के, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ये आपको याद कर लेना है, जो उत्तल लेंस अगर पूछता तो धनात्मक होती है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे पूछा है अवतल लेंस की क्षमता पूछा है, तो अवतल लेंस के लिए क्या आता है, ऋणात्मक आता है, इसलिए माइनस का हो गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर है जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में निकट दृष्टि दोषयुक्त नेत्र का वर्णन करते हुए इसका किरण आरेख बनाइए, ठीक है ना। इसका आंसर है, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। इस रोग में क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है ना। क्योंकि दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे नहीं बनता, दृष्टिपटल पर ना बनकर रेटिना के सामने बनता है। अर्थात इस चित्र में दिया गया है ना, ये है दृष्टिपटल, यहाँ पे ना बन के कहाँ पे बन जाता है, पहले बन जाता है, ठीक है ना। इस दोष के उत्पन्न होने के कारण है, तो कौन कौन से कारण है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक होना, दूसरा है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। ये क्या हो जाता है, थोड़ा लंबा हो जाता है, लंबा होने के बाद जो जो प्रतिबिंब है ना वो रेटिना पे ना बन के पहले बन जाता है, ठीक है ना। जैसे ये तो सामान्य नेत्र का होता है, ये है निकट दृष्टि दोषयुक्त नेत्र, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोषयुक्त नेत्र का निवारण बताइए। तो इसका निवारण देख लेते हैं। इस दोष का निवारण उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। यह अवतल लेंस वस्तु के प्रतिबिंब को वापस दृष्टिपटल या रेटिना पर लाता है तथा इस प्रकार दोष का संशोधन हो जाता है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं कि जो अवतल लेंस लगा देते हैं इससे पहले, ठीक है, उत्तल लेंस से पहले क्या लगा देते हैं, अवतल लेंस लगा देते हैं। तो यह अवतल लेंस क्या करता है, जो प्रतिबिंब की स्थिति है ना वो कहाँ पे करता है, दृष्टिपटल पर बनाता है, रेटिना पर बनाता है, ठीक है ना। इस तरह से इस रोग का संशोधन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको बना के प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ता प्रतीत क्यों होता है समझाइए, ठीक है ना। जब सूर्य सिर से ठीक ऊपर हो तो सूर्य से आने वाला प्रकाश अपेक्षाकृत कम दूरी चलेगा, ठीक है ना। जब सूर्य क्या होता है, जस्ट हमारे ऊपर होता है तो बहुत कम समय लगता है उसको पृथ्वी पर आने के लिए, ठीक है ना। दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि नीले तथा बैंगनी रंग का बहुत थोड़ा भाग ही प्रकीर्ण हो पाता है। क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा प्रकीर्ण हो जाता है, इसलिए हमारी नेत्रों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंगदैर्ध्य का होता है। इसलिए सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ता प्रतीत होता है, ठीक है ना। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन को समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में 100% छपेगा, ठीक है ना। इसको बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं हम।
ओम का नियम क्या होता है इसको जान लेते हैं। ओम के नियम के अनुसार जब भौतिक अवस्था जैसे ताप है, आर्द्र है, समान रहे तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। तो विभवांतर समानुपाती किसके होता है? धारा के समानुपाती होता है, V समानुपाती R, ठीक है ना। तो इस समानुपाती को हटाएंगे तो V बराबर RI। यहाँ पे R क्या है? नियतांक है जिसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है ना। प्रतिरोध का हम मात्रक इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, वोल्ट बटे एम्पियर। नोट लगा के यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर या कूलोम होता है, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। अब हम ओम के नियम का सत्यापन पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस प्रयोग के लिए एक बैटरी, अमीटर, कुंजी, धारा नियंत्रक, प्रतिरोध तथा वोल्टमीटर लगाते हैं। चालक में प्रवाहित धारा आई अमीटर से तथा प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्टमीटर द्वारा मापते हैं, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रयोग करने के लिए कुंजी के को लगाकर धारा नियंत्रक की एक स्थिति के लिए प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा इसके सिरों के बीच विभवांतर वोल्टमीटर द्वारा मापते हैं। इसी प्रकार धारा नियंत्रक द्वारा परपथ में बहने वाली धारा बदलकर अमीटर तथा वोल्टमीटर पाठ्यांक नोट कर लेते हैं, ठीक है ना। धारा के लिए कौन सा होता है? अमीटर होता है, और विभवांतर के लिए वोल्टमीटर होता है। और एक ग्राफ पे हम क्या करते हैं? पाठ्यांक नोट करते रहते हैं, ठीक है ना। जो ग्राफ बना हुआ है ना, ये यहाँ पे इनके जो पाठ्यांक है वो नोट करे गए हैं, ठीक है ना। इसके बाद अब विभवांतर को एक्स अक्ष पर विभवांतर है आपका, तथा धारा वाई अक्ष पर लेकर एक ग्राफ खींचते हैं। यदि यह एक सरल रेखा आती है तो चालक सिरों के बीच विभवांतर तथा उनमें प्रवाहित धारा का सरल रेखी ग्राफ ओम के नियम का पालन करता है, अर्थात चालक ओम के नियम का पालन करता है, ठीक है ना। इसमें क्या बताया गया है कि विभवांतर और धारा यदि समानुपाती होते हैं तो उसका सत्यापन कैसे करना है, ये इसमें बताया गया है। तो इसमें क्या होता है? एक सरल रेखा प्राप्त होती है, इससे पता चलता है कि धारा और विभवांतर क्या होते हैं? एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप इसमें बना के भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये ओम का नियम का सत्यापन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल रट के जाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति ज्ञात कीजिए। शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर VI। तो VI की हमें इसमें वैल्यू रखनी है 220 इंटू 0.50, ठीक है ना। दोनों का मल्टीप्लाई करके आपका आंसर क्या आ जाएगा? 110 वोल्ट, 110 वाट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। इस नियम के अनुसार अपने दाहिने हाथ, अपना जो दाहिना हाथ होता है ना, अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। इस नियम को दक्षिण हस्त नियम कहते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम। दोनों नियम इंपॉर्टेंट है, आप इन नियमों को बिल्कुल रट के जाना है, ठीक है ना। इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, ठीक है ना। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है तो अंगूठा चालक की गति की दिशा या चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करती है, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लेना अच्छे तरीके से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत जनित्र वाला। ये क्वेश्चन तो ये मान के चलो कि ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में 100% छपेगा, ठीक है ना। 100% आपके एग्जाम में छपेगा, इसको बिल्कुल रट के जाना, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या याद करके जाना मैं बताता हूँ, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है कि विद्युत जनित्र का नामांकित चित्र बनाते हुए इसके मूल सिद्धांत को बताइए, ठीक है ना, तथा कार्यविधि को भी स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं किस तरह से आपको बनाना है, ठीक है ना। ये है डायग्राम, NS 2 ध्रुव आपको करने हैं, ठीक है ना। इस तरह से ये डायग्राम आपको बनाना है, इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। बहुत सरल भी है,
कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है ना। ये इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद इसका सिद्धांत आपको याद करना है। सिद्धांत में आपको क्या याद करके जाना है? विद्युत जनित्र विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक तो ये चीज याद करनी है आपको, ठीक है ना। जब किसी शक्तिशाली चुम्बकीय क्षेत्र में, ये क्या होता है? ये चुम्बकीय क्षेत्र होता है, ठीक है ना। चुम्बकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को घुमाया जाता है और ये क्या होती है? आपकी कुंडली, ठीक है ना। तो उसमें से होकर गुजरने वाली चुम्बकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है। तो इससे निकलने वाली जो चुम्बकीय फ्लक्स है ना, ये घूमता है तो इसमें परिवर्तन भी होता है। चुम्बकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है। इसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल तथा विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। यही विद्युत जनित्र का सिद्धांत है, ठीक है ना। बस इतना याद आपको याद करके जाना है। इसकी बनावट के बारे में बात करते हैं। विद्युत जनित्र के निम्न भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर, सर्पी वलय और ब्रश। आपको ये याद करके जानी है, ठीक है ना। इसके बाद आता है कार्य विधि। ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। बस आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं और कुछ भी याद करके नहीं जाना है, ठीक है ना। और तो आप बना बना के आराम से लिख सकते हो। जब बलों से जुड़ी धुरी को इस प्रकार घुमाया जाता है कि कुंडली की भुजा ए बी ऊपर की ओर तथा भुजा सी डी नीचे की ओर स्थायी चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है, तो कुंडली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती है, ठीक है ना। इस तरह से लिखना है। और इसमें माना कुंडली ए बी सी डी को दक्षिणावर्त घुमाया जाता है, तब फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार इस भुजा में ए बी सी डी दिशाओं के अनुदिश प्रेरित विद्युत धाराएं प्रवाहित होने लगती हैं। यदि कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है तो प्रत्येक फेरे में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा परस्पर संकलित होकर कुंडली में एक शक्तिशाली विद्युत धारा का निर्माण करती है और बाह्य परपथ में विद्युत धारा B1 से B2 की दिशा में प्रवाहित होती है, ठीक है ना। इसके बाद है, जब कुंडली अपनी अर्ध घूर्णन स्थिति से गुजरती है तो भुजा AB नीचे की ओर, भुजा CD ऊपर की ओर हो जाती है, ठीक है ना। जिससे विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित हो जाती है, अर्थात DCB उल्टी हो जाती है, ठीक है ना। प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अतः प्रत्येक आधे गुणन के बाद इन भुजाओं में विद्युत धारा की ध्रुवता परिवर्तित होती रहती है। इसी प्रकार की धारा प्रत्यावर्ती धारा AC कहलाती है, ठीक है ना। तथा विद्युत धारा उत्पन्न करने की इस युक्ति को प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जंतर कहते हैं। इस तरह से आपको ये याद करके जाना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आपको याद करके जाना है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप नवीकरणीय मानते हैं तथा तर्क भी देना है इसके बारे में। तो नवीकरणीय कौन कौन से संसाधन होते हैं आपके? एक होता है आपका पवन ऊर्जा, एक होता है जल ऊर्जा, और भी होते हैं जैसे भूतापी ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, लेकिन आपको दो के बारे में ही बताना है, ठीक है ना। पवन ऊर्जा की बात करते हैं। पवन ऊर्जा तीव्र गति से बहने वाली वायु से प्राप्त होती है। वायु में यह गति सूर्य के विकिरणों द्वारा भूखंडों तथा जलाशयों के असमान तप्त होने के कारण उत्पन्न होती है। इस कारण यह ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है, ठीक है ना। दूसरी है जल ऊर्जा। बहते जल में उपस्थित ऊर्जा को जल ऊर्जा कहते हैं। यह जल ऊर्जा सौर ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए बहते हुए जल को ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत मान लिया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किन स्थानों पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। रट गया ना आपको? देखो, राणा प्रताप सागर जो आपका नाभिकीय विद्युत संयंत्र है स्थापित किया गया है यहाँ पे, ठीक है ना, राजस्थान के अंदर, ठीक है ना। एक है तारापुर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, एक नरोरा उत्तर प्रदेश में है, एक काकरा पार्क जो कि गुजरात में है, और एक कल्पक्कम जो कि तमिलनाडु में है। इसके बाद है केगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो कहाँ पे है? कर्नाटक में स्थित है। आप इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करके जाना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीकरणीय व अनवीकरणीय संसाधनों के माध्यम के नाम लिखिए, ठीक है ना। सबसे पहले आता है नवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन कौन कौन से होते हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है ना। नेक्स्ट है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन कौन कौन से होते हैं? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ठीक है ना, ये सभी होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत क्या है? इसके अपक्षय का क्या कारण है, समझाइए, ठीक है ना। वायुमंडल के उच्च स्तर पर परावैंगनी विकिरणों के प्रभाव से ऑक्सीजन अणुओं से ओजोन का निर्माण होता है। जो ऑक्सीजन अणु होते हैं वो आपस में मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन अणु ये आपस में टूट जाते हैं, टूटने के बाद
एक ऑक्सीजन अणु किसी अन्य ऑक्सीजन परमाणु के साथ जुड़ता है और ओजोन का निर्माण करता है। ठीक है ना, ये तो हो गई बनने की प्रक्रिया। इसके बाद हम बात करेंगे इसके अपक्षय का प्रमुख कारण क्या है। तो इसके अपक्षय का प्रमुख कारण CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो मानव संश्लेषित रसायन है को माना गया है। ठीक है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट में लिखा हुआ है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग रेफ्रिजरेटर, शीतलक एवं अग्निशामक में किया जाता है तथा CFC के उत्पादन को 1986 से सीमित कर दिया गया, इस पर पाबंदी लगा दी गई है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कचरा निपटान की समस्या कम करने में क्या योगदान कर सकते हैं, किन्हीं दो तरीकों का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है अजैव निम्नीकरणीय अवशिष्ट पदार्थों का पुनर्चक्रण के बाद पुनः उपयोग करना, जैसे प्लास्टिक की वस्तुएं हैं या कोई धातुएं हैं तो उनका पुनः उपयोग करना। ठीक है, ये आ जाएगा एक पॉइंट तो। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ, जैसे बेकार सामग्रियां हैं, पत्तियां हैं या कचरा है, तो इसको क्या करेंगे, जमीन में दबाकर खाद तैयार करने में किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है ना। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है डायग्राम, तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन अब की बार आएगा। ठीक है ना, 100% आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर से नाइट्रोजन उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने की क्रियाविधि या मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को समझाइए। ठीक है ना, ये वाला डायग्राम बनाना है आपको। ठीक है ना, ध्यान रखना है। अब हम जो यूरिन निर्माण की प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं। इसमें क्या लिखना है आपको, मूत्र बनाने का उद्देश्य, यूरिन बनाने का उद्देश्य रुधिर में से अपशिष्ट पदार्थों को छानकर बाहर करना। ठीक है ना। नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि यूरिया या यूरिक अम्ल वृक्क में रुधिर से अलग कर लिए जाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद वृक्क के नेफ्रॉन्स, तो हमारे वृक्क के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे, करोड़ों की संख्या में। ठीक है ना। में पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है ना। यह ग्लोमेरुलस या कोशिका गुच्छ एक नलिका के कप के आकार के सिरे का अंदर होता है। इस तरह से संरचना बनी होती है। ठीक है ना। और ऊपर से जाल जैसी संरचना होती है जिसको बोलते हैं कोशिका गुच्छ, इसी को बोलते हैं हम ग्लोमेरुलस। और यहाँ से क्या होता है, छन के जाता है ब्लड। ठीक है ना। जैसे हम बोमेन संपुट कहते हैं, छना हुआ मूत्र या यूरिन इसी में एकत्रित होता है। नीचे होता है बोमेन संपुट, ये से ये है बोमेन संपुट, तो यहाँ पे जो यूरिन है वो एकत्रित होता है यहाँ पे। ठीक है ना। जैसे इसके बाद है प्रत्येक वृक्क में अनेक नेफ्रॉन्स होती हैं जो आपस में निकटता से पैक होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है ना। प्रारंभिक निस्यंद में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रह जाता है। ठीक है ना। उसके बाद जैसे जैसे यूरिन इस नलिका में प्रवाहित होता है, इन पदार्थों का चयनित पुनर्विशोषण, जैसे जैसे इसका देखो, जैसे जैसे क्या होता है, ये नलिकाओं में जाता जाता है ना, जैसे जैसे ये नलिकाओं में जाता है तो इनमें उपस्थित जो जो पदार्थ है ना उनका अवशोषण हो जाता है। ठीक है ना। प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र यूरिन एक लंबी नलिका मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है जो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है। यूरिन मूत्राशय में एकत्रित होता है तथा मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इतना बस आपको लिखना है इस क्वेश्चन के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है ना, इसलिए इसका डायग्राम आप बना लेना। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है ना, इसलिए इसका डायग्राम आप बना लेना। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं वायवीय व अवायवीय श्वसन में अंतर लिखना है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है और जो अवायवीय श्वसन है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है ना। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जबकि इसकी बात करें तो ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है ना। इसमें अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, इसमें कम ऊर्जा प्राप्त होती है। यह क्रिया कोशिका के जीवद्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है, ये जीवद्रव्य में ही पूर्ण होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है इस क्रिया के अंत में CO2 और जल बनता है और इस क्रिया के अंत में CO2 और एथिल एल्कोहल बनता है, C2H5OH बनता है। ठीक है ना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन धमनी व श्राव में अंतर, ये भी दो या तीन अंतर पूछ लेता है इनमें भी। धमनी की बात करें तो धमनी रुधिर को हृदय से अंगों में ले जाती है। जो रक्त होता है ना, रुधिर हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, जबकि श्राव
रुधिर को अंगों से हृदय में लाने का कार्य करती हैं। इसमें रक्तदाब कम होता है, इसमें रक्तदाब उच्च होता है। इसकी दीवारें पतली होती हैं और इसकी दीवारें मोटी और लचीली होती हैं, ठीक है ना। इसकी गुहा बड़ी होती है, इसकी गुहा सकरी होती है, ठीक है ना। इसके भीतर कपाट होते हैं, इसके भीतर कपाट नहीं होते हैं। इनकी दीवार पतली होने के कारण पिचक जाती है, इस तरह से पिचक जाती है, ठीक है ना। जबकि इनकी दीवारें ना मोटी होने के कारण खाली होने पर पिचकती नहीं है, ठीक है। अधिकांश सिराएं सतह पर पाई जाती हैं, अधिकांश धमनियां गहराई में पाई जाती हैं, ठीक है ना। ये अंतर है धमनी और सिरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तंत्रिका कोश का न्यूरॉन्स की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। इसमें आपको न्यूरॉन्स का डायग्राम बनाना है, जैसे इस तरह से है ना, जो न्यूरॉन्स का आपको डायग्राम इस तरह से जो दिया गया है आपकी बुक्स में, इस तरह से वो वाला डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है ना। मैंने तो जल्दी में बनाया ये, इस तरह से आप अच्छे से इस डायग्राम को बनाना सीख लेना, ठीक है ना। इस तरीके से वो डायग्राम आपके में बना हुआ है, ठीक है ना। इस तरह से आप बनाना सीख लेना। ये आपके डेंड्रॉइड्स होते हैं, जिसे हम द्रुमिका बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें आपका न्यूरॉन केंद्रक होता है, सॉरी, ठीक है ना। ये आपके क्या होते हैं, द्रुमिका, जिसे हम डेंड्रॉइड्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपका न्यूक्लियस होता है, केंद्रक, और ये आपका क्या होता है, कोशिका काय। कोशिकाएं होता है, ठीक है ना। ये आपका तंत्रिकाक्ष होता है और यहाँ पे होता है आपका सिनेप्सिस, ठीक है ना। इतना आपको बनाना है, ठीक है ना। अब इसके कार्य की बात कर लेते हैं। तंत्रिका कोशिका का कार्य, ठीक है ना। यह संदेशों का संवहन करने वाली मूल इकाई है तथा यह लगभग 1 मीटर तक लंबी होती है, ठीक है ना। तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका डेंड्राइट सिरे द्वारा सूचनाएं उपार्जित की जाती हैं। ये वाली डेंड्राइट्स होती हैं ना, ये सूचनाओं को एकत्रित करते हैं, ठीक है ना। एकत्रित करने के बाद या ग्रहण करने का कार्य करती हैं, और एक रासायनिक क्रिया द्वारा एक विद्युत आवेग उत्पन्न होता है। और यहाँ पे क्या होता है, एक विद्युत आवेग उत्पन्न होता है, ठीक है ना। यह आवेग द्रुमिका या डेंड्रॉइड से कोशिका काय तक आता है, और यहाँ पे जो उत्पन्न विद्युत आवेग है ना, वो कहाँ पे आएगा, कोशिका काय में आएगा, ठीक है ना। कोशिका काय के अंदर आएगा, और तब तंत्रिकाक्ष एक्सोन में होता हुआ इसके अंतिम सिरे पर पहुंच जाता है। और ये यहाँ से होता हुआ तंत्रिकाक्ष या एक्सोन में होता हुआ कहाँ पे आ जाता है, ये है आपका सिनेप्सिस, यहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना। इसके बाद एक्सोन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है, यानी कि यहाँ पे जो सिनेप्सिस वाला एरिया होता है ना, ये कुछ विद्युत रसायनों का उत्सर्जन करता है, और यह रसायन ही रिक्त स्थान या सिनेप्स को पार करने में सहायता करते हैं तथा अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका, और जो अगली तंत्रिका, देखो सिनेप्स वाला जो एरिया है ना, ये वाला सिनेप्स वाला, ये द्रुमिका से जुड़ा होता है। जो अगली जो तंत्रिका कोशिका के डेंड्रॉइड्स हैं, द्रुमिका से ये वाला सिनेप्स जुड़ा होता है, ठीक है ना। इस तरह से ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसी तरह का विद्युत आवेग उत्पन्न होता है, और यह प्रक्रिया तंत्रिका कोशिका में तब तक चलती रहती है जब तक कि आवेग पेशी कोशिका तक नहीं पहुंच जाता। बस आपको इतना लिखना है इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुचरण करता है, तो कौन सा भाग करता है, अनुमस्तिष्क, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनैच्छिक क्रियाएं के उदाहरण लिखिए। कौन कौन सी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं आपके शरीर में। लार का निकलना, ये भी एक अनैच्छिक क्रिया है। भोजन का पचना, ये भी अनैच्छिक क्रिया है। और रक्तदाब, हार्मोन का स्रावण, ये सभी क्या होती हैं आपकी, एक अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाना है। यहाँ पे आपको मानव के मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, मानव के नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये भी इंपॉर्टेंट चित्र है, इसको भी आप सीख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। पूरे जो नर जनन तंत्र है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, पूरे को आपको पढ़ के जाना है, ठीक है ना। मैं आपको इसमें बताता हूँ क्या क्या लिखना है आपको, ठीक है ना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान पर पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से जनन तंत्र बनाते हैं, ठीक है ना। नर में जनन कोशिकाएं या शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, जो टेस्टिस होती हैं उसमें
स्पर्म का निर्माण होता है। यह उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं, क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए शरीर के ताप से कम ताप की आवश्यकता होती है। यह इसलिए हमारे शरीर से जो टेस्टिस होती है ना, वो बाहर होती है, ठीक है ना। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के उत्पादन एवं श्रवण में वृषण की भूमिका होती है। यह लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का भी नियंत्रण करता है। उत्पादित शुक्राणुओं का मोचन शुक्रवाहिनियों में होता है। यह शुक्रवाहिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर संयुक्त नली बनाती हैं। प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपने स्राव शुक्रवाहिकाओं में डालते हैं, जिससे शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाता है और इसके कारण इसका स्थानांतरण सरलता से होता है तथा साथ ही पोषण प्रदान करता है, ठीक है ना। ठीक है, इतना बस आपको इसके अंदर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में लिंग निर्धारण का आरेखी चित्र बनाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है ना, इसको देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, जानते होंगे सभी लोग, ठीक है ना। इसके बाद है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, पूरी आपको प्रोसेस बतानी पड़ेगी, ठीक है ना। इसको मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि मानव में उपस्थित लिंग गुणसूत्र होते हैं। कौन कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं? मानव की बात करें या पुरुष की बात करें तो उसमें एक्स और वाई होते हैं, और बात करें किसकी, माता की, तो उसमें डबल एक्स गुणसूत्र होते हैं, ठीक है ना। पुरुषों में दोनों लिंग गुणसूत्र अलग अलग होते हैं, इनमें एक एक्स और एक वाई। माता की बात करें तो दोनों में एक्स गुणसूत्र होते हैं, ठीक है ना। पुरुष दो प्रकार के शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। आधे शुक्राणुओं में एक्स गुणसूत्र होता है, जबकि शेष आधे गुणसूत्रों में शुक्राणुओं में कौन सा गुणसूत्र होता है, वाई गुणसूत्र होता है, ठीक है ना। माता केवल एक प्रकार के अंडाणु उत्पन्न करती है जिसमें एक्स गुणसूत्र होते हैं। जब एक्स गुणसूत्र युक्त शुक्राणु अंडाणु एक्स से संयोग करता है तो किसका जन्म होता है, पुत्री का जन्म होता है या लड़की का जन्म होता है, ठीक है ना। जब वाई गुणसूत्र युक्त शुक्राणु अंडाणु से एक्स से संयोग करता है तो उत्पन्न होने वाली संतान लड़का होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, इस प्रकार बच्चे का लिंग निर्धारण हेतु पुरुष के शुक्राणु ही उत्तरदायी होते हैं। इतना आपको लिखना है इसके अंदर, ठीक है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, मेंडल वाला तो ये मान के चलो 100% आएगा, ठीक है ना। इसके अनुसार दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले दो पौधों के बीच संकरण कराने पर इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है तथा एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है। इसलिए इस नियम को कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूह का नियम, ठीक है ना। उदाहरण के लिए, गोल हरे बीज व झुर्रीदार पीले बीज के मध्य में जब संकरण कराया जाता है तो लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण सहित समझाइए। समजात अंग होमोलोगस जो ऑर्गन्स हैं, वे अंग जिनकी मूलभूत संरचना एवं उत्पत्ति समान हो लेकिन कार्य भिन्न हो, समजात अंग कहलाते हैं, ठीक है ना। जिनकी मूलभूत संरचना स्ट्रक्चर समान हो या उनकी उत्पत्ति समान हो और कार्य भिन्न भिन्न हो, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे मेढक व छिपकली के पैर, पक्षी व मानव के पाद, ठीक है ना। नेक्स्ट है, समरूप अंग, वे अंग जिनकी मूलभूत संरचना और उत्पत्ति भिन्न हो, कार्य समान हो, समरूप अंग कहलाते हैं। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख, ठीक है ना। इस तरह से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सभी क्वेश्चन बता दिए, ठीक है ना। इसके बाद अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। और पेपर में जाने से पहले इस वीडियो को पूरा देख लेना, ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और सभी बच्चों को परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छा कीजिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।